टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खामेनेई की मौत के बाद आईआरजीसी का बयान, हम जल्द नए नेता का ऐलान करेंगे। यूएस इजराइल पर करेंगे बड़ा हमला। आईआरजीसी तो कुछ देर बाद सबसे बड़ा हमला करेंगे, ये बयान सामने आया है आईआरजीसी का। तो देखिए, लगातार क्योंकि अब ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा और उसी का स्वर और ज्यादा पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में भारी तबाही। मिसाइल अटैक से कई इमारतें तबाह। हमले के कारण अफरा तफरी मची हुई है। तो इजराइल के तेल अवीव में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मिसाइल अटैक से कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिसाइल अटैक। और देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि दिखा रहे हैं इमारतें तबाह हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हुई हैं। तो इजराइल के तेल अवीव में ये तबाही की तस्वीरें हैं, क्योंकि अब ईरान की ओर से भी लगातार देखिए बदला लिया जा रहा है और वो बदले के स्वर हम देख रहे हैं। और इस वजह से तेल अवीव में भारी तबाही का मंजर सामने आया है। और देखिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद शुक्ला जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद शुक्ला जी, अब क्योंकि कार्रवाई के लिए अमेरिका और इजराइल को भी कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा। जहां दुबई में हम देख रहे हैं अमेरिकी जो दूतावास है या जो ऑफिसेज है वहां पर हमले हो रहे हैं, साथ ही साथ इजराइल के तेल अवीव में हम वहां पर देख रहे हैं तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी थोड़े दिन चलेगा, क्योंकि स्वर जो है वो आक्रोश का है, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो खामेनेई का सपोर्ट करते थे और यही वजह थी कि खामेनेई इतने समय तक शासन कर पाए। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध से पहले ही तैयारी कर रखी थी। ये जरूर बात आपकी सही है कि जो बाकी जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं उनको लेकर के शायद उतने चौकन तैयार नहीं थे, या ये कहिए कि वो अपने आप को वहां डिफेंड करने में नाकामयाब रहे, इसलिए कि वो फॉरेन लैंड से कुछ मामले में उनको देखा जाए, इसलिए कि वहां अपना कितना डिफेंस सिस्टम है, ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन लंबा वॉर खींचेगा, ये तो आज स्पष्ट हो पाएगा। अभी कुछ भी कहना कि ये लंबा खींचेगा या आज और कल एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, डिपेंड करेगा दो तीन चीजों पर। पहला ये कि खामेनेई के कितने समर्थक बचे हुए हैं। दूसरा ये कि वो कितने दिन तक देर तक इस युद्ध को लड़ सकते हैं। युद्ध के लिए आर्म एंड एम्युनिशन चाहिए होता है। वो इसलिए भी कि उनको बाहर से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है और ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनके जितने भी हथियार हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो चाहे जो कुछ हो। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ उस तरह की समस्या नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन था कि इनको चाइना या उनसे कुछ बहुत खुल के मदद मिलेगी, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अब जब खामेनेई बचे ही नहीं है तो रिपब्लिकन गार्ड जो है उनका उसका कोई जो कमांडर होगा या और कोई नेता होगा, वो कितना निगोशिएट कर पाएगा, कितना ग्लोबल मतलब कितना अपने लोगों को, बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस करके कुछ आर्म एंड एम्युनिशन पर मदद पाएगा, ये एक फैक्टर है। लेकिन मुझे लगता है उसके पहले इस तरह की स्थिति होगी जहां पर वहां पर मतलब हमें ईरान में कोई इस तरह की सरकार बन जाए कि ये मामला जो है खत्म हो जाए। और एक जो हम हमेशा से जब से ये मामला चला है तब से मेरा अपना मानना था कि वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बना करके अमेरिका अपने हिसाब से ईरान के ऑयल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। वही होगा अल्टीमेटली, चाहे ये वॉर एक हफ्ता चले चाहे कल खत्म हो जाए। बिल्कुल, जो गोल निर्धारित किया गया इन हमलों के पीछे, वो अमेरिका की ओर से किस तरीके से अचीव किया जाता है, ये भी देखना होगा। पुनीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, भारत के अंदर से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्योंकि देखिए, अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई ये कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम शोक नहीं मनाएंगे। ऐसे में भारत की क्या कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है इस पर?
देखिए, जिस तरीके से ईरान पर हमला हुआ था, अगर हम बात करें तो शिया समुदाय में खासा नाराजगी थी। राजधानी लखनऊ में जो शिया धर्म गुरु हों, चाहे वो मौलाना कल्बे जवाद हों, चाहे वो मौलाना यासूब अब्बास हों, उन्होंने मांग करी थी कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। प्रधानमंत्री का इस मैटर पर ना बोलना कहीं ना कहीं हमारा समर्थन नहीं करता है। प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट में आकर के हमारी बात रखनी चाहिए ग्लोबल लेवल पे, और सीधे तौर पर जिस तरीके से ईरान पर ये हमला रमजान के महीने में हो रहा है, कायराना हमला है। देखिए, ईरान के साथ में इस वक्त जो स्थितियां हैं वो काफी दयनीय कह सकते हैं हम, क्योंकि देखिए ईरान का जो संविधान है, विलायत फकीह के अनुसार एक मौलवी ही सुप्रीम लीडर होता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि खामनेई रहे नहीं, खामनेई से पहले खुमैनी थे, खुमैनी के जो पोते हैं वो अलग मौलवियों के साथ समर्थक में है। खामनेई ने अपने बेटे का भी नाम आगे नहीं किया था कि उन्हें शासक बनाया जाएगा। अब अगर कोई सुप्रीम लीडर नहीं होगा तो फैसला कौन लेगा, क्योंकि खामनेई, जैसा कि अभी विदेश मामलों के जानकार बता रहे थे, काफी चीजें मैनेज करते थे। खामनेई के साथ में उनके कुछ सलाहकार थे। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनके 70-80 सलाहकारों में कौन जिंदा है और कौन नहीं रहा है। अब सीधे तौर पर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका का यह अटैक हुआ है, खामनेई इसमें नहीं रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर शासक नहीं रहता है तो IRGC जिस तरीके का बयान दे रहा है कि हम एक जल्द ही एक शासक की घोषणा करेंगे, एक बड़ा बदला लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब खामनेई थे तो परिस्थितियां दूसरी थी। अब खामनेई नहीं है, शासक की घोषणा उन्होंने करी नहीं थी, अपने बेटे के नाम की भी घोषणा नहीं करी थी, और उनसे पहले जो खुमैनी थे, उनके जो पोते हैं वो अलग मौलवियों के साथ में वहां पर हैं। अब इस्लामिक रिपब्लिकन जिस तरीके से ईरान है, वहां पर सुप्रीम लीडर का जो फैसला होता था वो लास्ट होता था। अब खामनेई रहे नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि आगे की रणनीति कौन बनाएगा, आगे की प्लानिंग कौन करेगा, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो भारत में ईरान के जो समर्थक हैं, विशेष रूप से शिया समुदाय के लोग, वो खासा नाराज हैं। और उनका साफ तौर पर कहना था कि रमजान का पाक महीना वो होता है जब एक वक्त युद्ध टाल दिए जाते थे, और ऐसे में इस तरीके का कायराना हमला करना, इसे कायराना ही हमला कहा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर मांग करी थी कि भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से कल रात में परिस्थितियां बदली हैं, भारत क्या स्टैंड करेगा ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखिए विनोद शुक्ला जी, पुनीत ने दो अहम बातें बताई हैं। एक तो ये, क्योंकि रमजान के जो पाक महीने में जब ये कार्रवाई हुई है, तो क्या इसका ग्लोबल मंच पर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि शिया समुदाय इसको समर्थन कर सकता है, जिस तरीके से वो आक्रोश जता रहा है इस पर, इसको लेकर भारत के अंदर क्या कुछ हो सकता है? साथ ही साथ ये जो एक्शन लिया गया है, अब उसके बाद ईरान को लीड कौन करेगा? क्योंकि आक्रोश है, बदला लेने की भावना जगी है वहां पर, लेकिन लीड कौन करेगा? देखिए उन्नति, ये जो रमजान के पाक महीने वाली बात है ना, ये मुस्लिम समुदाय ही करता है। जी जी। और मुस्लिम समुदाय में अपने ही बहुत सारे लोग, भारत में ही अगर आप आप लोग तो रोज 24x7 चैनल वाले हैं, जानकारी होती होगी। आप पिछले 3-4 दिन या एक हफ्ते का इतिहास उठा करके देख लीजिए, रमजान के महीने में किस तरह की घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक। तो ये तर्क जो है ना, वो एक तरफा है, वन साइडेड है। एक बात, मतलब ये मुस्लिम प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुद इस तरह का काम करते हैं जो कई बार उस महीने के जिसको वो पाक बोलते हैं उसको सूट नहीं करता। मैं 10 घटनाएं गिना सकता हूँ पिछले एक हफ्ते में, जब से रमजान शुरू हुआ है भारत में। एक बात। दूसरी बात ये कि जो वहां पर रिजीम का क्या होगा, कैसे होगा, ये तब तक नहीं से होगा जब तक ये पता लग जाए कि वहां पर अब कौन कौन बचा हुआ है और कौन लोग फैसला ले सकते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात उन्नति, ये समझिए कि वहां पर ये इस्लामिक जो रिजीम है, जो 79 में आया था, उसके पहले वहां इतनी कट्टरता नहीं थी। वहां के लोग इसी बात का विरोध कर रहे थे। अभी मुझे लगता है 1 महीने पहले ही इसी विरोध के कारण लगभग 8 से 10 हजार लोग मारे गए थे। उनको बाल खोलने पर और निकाब नहीं पहनने पर मार दिया जाता था, फांसी दी जाती थी। इस तरह की घटनाएं होती थी, उससे मुक्ति चाह रहे थे। तो ये न केवल उस तरह का बदलाव होगा जहां पर अमेरिका अपने इंटरेस्ट सर्व करेगा, बल्कि आइडियोलॉजिकली बहुत सारे बदलाव होंगे जहां पर वहां की जनता इस कट्टरवाद से मुक्ति चाहती है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, और ये बदलाव वहां पर हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि नई रिजीम में कुछ इस तरह का चीज होगा। और ये जो खamenei साहब मारे गए हैं, ये कोई बहुत संत व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने अपने ही लोगों पर इतने अत्याचार किए हैं। मैं बता रहा हूं कि अभी 15 या 20 दिन पहले लगभग 8,000 लोगों को इन्होंने वही मरवाया था। अब उसके पीछे उनका अगर ये आइडियोलॉजी है कि वो ह्यूजी को पालेंगे, हिजबुल्लाह को पालेंगे, हमास को पालेंगे,
और हमास ये कहता है कि सी टू रिवर जो है मतलब इजराइल के लिए वो हमारा है, हम उसको चाहिए। मतलब आप इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना होगा। ये बड़ा ग्लोबल उसका हिस्सा है कि आप अगर अमेरिका को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, अमेरिका के एक्शन को वो नहीं कर सकते हैं, तो आप ईरान के नेताओं के एक्शन को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और मैं हर प्लेटफॉर्म पर जहां भी कल से यही बात कह रहा हूं उन्नति, इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व का खतरा है। इजराइल के लिए ये अपने आप को बचाने का खतरा है। तो कोई भी आदमी जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा वो इस तरह अपने आप को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और मुझे लगता है कि इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा है। जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को उन पर हमला हुआ था और जिस तरह से रिएक्शन था खamenei साहब का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसके बाद जो भी हुआ 70-75 हजार लोग मार दिए गए, लेकिन हमास ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, हिजबुल्लाह ने। इनफैक्ट ये लड़ाई जब कल शुरू हुई उन्नति, तब हुजी और हिजबुल्लाह एक्टिव हो गए थे। उन्होंने मतलब फायरिंग शुरू की थी। तो ये अगर ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर कह लीजिए, या जो इस्लामिक टेररिज्म पूरे देश में फैला हुआ है उसके प्रॉक्सी के तौर पर खेल रहे। और अभी तो कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इनमें से हमास का एक आतंकवादी कश्मीर के जो JK वाले रीजन में घूम रहा था। तो इसलिए ये एक बड़ा मसला है। आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान है। उसको हम उस दृष्टि से, उस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, तब बात ज्यादा स्पष्ट होगी। जी उन्नति। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि अभी जब इजराइल के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। पार्लियामेंट की जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी। ऐसे में क्या भारत का स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, विनोद शुक्ला जी? एक बार प्रश्न फिर रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। क्योंकि अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा प्रधानमंत्री का दौरा इजराइल में, और वहां की पार्लियामेंट की जो तस्वीरें थी, जिस मजबूती के साथ वहां पर बातचीत हुई है, उसके बाद इंडिया का क्या स्टैंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए उन्नति, एक बात स्पष्ट है भारत की तरफ से, भारत किसी के भी साइड नहीं जाएगा। मतलब जिसको बोलते हैं कि जो पब्लिक परसेप्शन या दिखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि जाए। लेकिन जिस तरह से इजराइल भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है, तो वो किसी न किसी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखेगा। मतलब मदद भी करेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ईरान के साथ हम तेल बहुत दिन से पहले से ही नहीं खरीद रहे थे। जी। वो एक फैक्टर था। तो हम उनके साथ बिजनेस डील में भी नहीं है। लेकिन भारत पर जो अभी इस पूरे क्राइसिस के कारण मुश्किल हुई है, इसलिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलडमरुमत बोला जाता है, वहां से भारत का तेल और गैस का लगभग 50 और 60% का आयात होता है। मतलब रास्ता है वो हमारे लिए एक मुश्किल है। लेकिन चूंकि अब लीडरशिप यहाँ बदलने की उम्मीद है या कुछ सेटल होने की उम्मीद है, तो वो क्राइसिस जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर भारत के डिप्लोमेटिक रुख की बात करें या भारत किसके साथ खड़ा है, तो भारत की विजिट के बाद ही स्पष्ट हो गया था, जब प्राइम मिनिस्टर ने वहां के इजराइल की संसद में बोला था कि आतंकवाद के किसी भी तरह से, किसी भी मैनिफेस्टेशन के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, और इजराइल और हम एक ही तरह से सफर करते हैं। तो इस मामले में स्पष्ट है। और जहां तक अमेरिका की बात है, भारत उनसे ट्रेड निगोशिएशंस में है। जो सुप्रीम कोर्ट का उनके यहाँ फैसला आया है वो करता रहेगा, लेकिन वो एक अलग मामला है। और देखिए क्योंकि भारत लगातार न्यूट्रलाइज रहा है जिस तरीके से, लेकिन आतंकवाद पर जो भारत अंतर्राष्ट्रीय पर भी कहता रहा है कि इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या आधिकारिक रूप से कहा जाता है। ठीक है, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। लौटती हूँ आप दोनों के पास। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर का। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में जश्न, तेहरान में खामेनेई की मौत पर जश्न। तो तेहरान के कई इलाकों में लोगों ने मनाया है जश्न, आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। तो देखिए ये आलम है जहां तेहरान में खुशी जाहिर की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं खामेनेई के शासन से त्रस्त तेहरान के जो लोग वो अब जश्न मना रहे हैं खामेनेई के अंत पर। और देखिए ये जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आतिशबाजी की जा रही है और खुशी जाहिर की जा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए विदेश मामलों के जानकार है। सीधा आपके पास आ रही हूं विनोद जी, क्योंकि तेहरान के अंदर आप देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, वहां पर आतिशबाजी हो रही है खामेनेई के अंत के लिए। देखिए उन्नति, मैं जो अभी आपसे बात कह रहा था वो यही बात कह रहा था जी जी। कि अंदर उनके प्रति ऐसा नहीं है कि खामेनेई के लिए बहुत सिंपैथी है या वो इस तरह के शासक थे जिसको लेकर के वहां के लोग बहुत खुश थे, कुछ बात कह रहे थे। तो वहां चूंकि लोगों को बंदूकों की नोक पर दबा करके रखा गया था, गोलियां मारी गई थी अपने ही लोगों को, और जो लोग अपने ही लोगों को मारता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू हर देश में होता है, लेकिन उसमें एक बार घटना हुई, 2-4 लोग अगर मरते हैं तो सरकार कुछ समझौते करती है। यहाँ इन्होंने लगभग 8 से 10,000 लोगों को मार दिया, पूरा का पूरा मूवमेंट सप्रेस कर दिया। तो वो रिफ्लेक्ट होगा, वहां के लोग इस तरह की खुशी जाहिर करेंगे। तो ये वहां होना था, ये तय था। जिस तरह से खामेनेई साहब अपने लोगों को ही मरवा रहे थे, अपने लोगों के साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे थे, और ये लंबा चला आ रहा था। मतलब जब से वो शासन में थे, या ये कहिए कि जब से वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तब से इस तरह के वहां की जो सिविल लिबर्टी है, लोगों के अपने अधिकार हैं, वो सारे कर्टेल हो गए थे। तो और ईरान जो है, अगर आप ईरान का इतिहास देखिए तो वो लोग इस तरह के उसमें नहीं है। अब निश्चित तौर पर चूंकि वो शिया रिजीम है, शिया रिजीम अगर इतिहास में जाइएगा तो वो 1 दिन में 2 दिन में शिया रिजीम बने थे, शिया कंट्री बने थे। उसके पहले उनका क्या इतिहास था, तो वो लंबा इतिहास पर आज चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो सड़कों पर आएंगे और इस तरह की बातें होंगी। वहाँ पर सरकार में परिवर्तन के बाद शांति आएगी, जो बुलेट्स नहीं चलेंगी। लेकिन क्या इतनी जल्दी सब कुछ ढर्रे पर आएगा, उसमें मुझे डाउट है। एक और बात, 1-2 और बात है उन्नति, समझ लीजिए कि ये जो रिजीम था, इस रिजीम में लोगों में नौकरी की नहीं था। 40-42%, 43% इन्फ्लेशन वहां पर था, और जो उनका एसेट है ऑयल, वो कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि उस पर अमेरिका का प्रतिबंध था। तो अंदर से पूरी तरह से खोखला है ईरान। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कोई ऑयल परचेज करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ से निश्चित तौर पर अमेरिकी प्रभाव होगा, लेकिन अगर कुछ बेहतर होता है तो ये मिडिल ईस्ट के लिए भी अच्छा है, बाकी देशों के लिए अच्छा है। मुझे लग रहा है इसीलिए लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो जश्न की तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। ठीक है पुनीत, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बांग्लादेश में भी हम लोगों ने देखा कि जन आक्रोश सड़कों पर था, तो कई कट्टरपंथियों ने भारत के अंदर से भी ये कहा कि ये सब जो हो रहा है वैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है अगर ये सरकार ना झुके, तमाम ऐसी बातें कही गई। लेकिन अब जब ये अटैक्स हो रहे हैं तो क्या इस्लामी जो संगठन है उनके कुछ इस तरीके के बयान ऐसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, कोई आक्रोश एक्सपेक्ट किया जा सकता है जिसको लेकर पहले से ही उसे शांत कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा सरकारों के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखिए कि ईरान का जो कट्टरपंथी संगठन है IRGC, वो लगातार दावा कर रहा है कि हम बड़ा हमला करेंगे, एक बड़ा बदला लेंगे। और CIA जो अमेरिका की एजेंसी, उसका मानना भी है कि IRGC सीनियर जो मौलवी हैं उनके माध्यम से उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आप जो जश्न देख रहे हैं, इस जश्न का मतलब सीधे तौर पर समझिए कि खामेनेई का जो शासन था काफी क्रूरतापूर्वक था। जो उनके गार्डियन काउंसिल थे, यानी कि जो 88 सीनियर मौलवी होते थे, उनके पास पावर सेंटर्स रहते थे, बड़े बड़े पदों पर उनका राज था और बंदूक की नोक पर राज किया जा रहा था।
था। अब ऐसे में इसमें बहुत से लोग बचे नहीं है। जाहिर तौर पर अब अगर उत्तराधिकारी की घोषणा IRGC करता भी है तो इसमें वीटो हो सकता है, वीटो के बाद में न्यायपालिका जाएगा, उत्तराधिकारी को चैलेंज भी किया जा सकता है। इसलिए अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि खामनेई या उनके जैसी सोच वाले या IRGC जिसको समर्थन कर रहा है ऐसा कोई कट्टरपंथी व्यक्ति आकर के शासन चलाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर अब ऐसा हो पाना संभव नहीं है। क्योंकि गार्डियन काउंसिल के जो मेंबर होते थे उनको सुप्रीम लीडर डायरेक्ट सेलेक्ट करता था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक लंबा प्रोसीजर होता था, लेकिन फैसला उनका ही होता था। अब जब सुप्रीम लीडर ही नहीं रहा है, गार्डियन काउंसिल ही नहीं रहा है, तो उसमें कितने लोग बचे हैं, कितने लोग नहीं बचे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अब जो दावेदारी में सबसे आगे नाम चल रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मोहसिन कौमी है, अयातुल्ला अली खामनेई के सबसे करीबी माने जाते थे, सलाहकार थे। लेकिन कल जो हमला हुआ उसके बाद ये हैं या नहीं है, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन है। अली रेजा अराफी हैं, सीनियर मौलवी हैं, गार्डियन काउंसिल के और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के सदस्य रहे हैं। मोहसिन अराकी हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के सीनियर सदस्य हैं। गुलाम हुसैन मोहसिन एजई हैं, ईरान न्यायपालिका के प्रमुख है। मुश्किल समय में महत्वपूर्ण फैसले लेने में इनका भी योगदान रहता था, लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। जाहिर तौर पर IRGC जिन चीजों को आगे करेगा, जिनका नाम आगे करेगा, उसका समर्थन आप भीतर खाने ही देख लिए, किस तरीके का जश्न भी एक तरफ मनाया जा रहा है। तो पूरी सिंपैथी कहीं ना कहीं खामनेई के साथ नहीं है। और जिस तरीके से अभी शुक्ला जी बता रहे थे विदेश मामलों के जानकार कि बंदूक की नोक पर शासन किया जा रहा था, कोई किसी भी देश में देखिए लॉ एंड ऑर्डर अलग बात है, लेकिन कहीं भी रह रहे लोग बंदूक की नोक पर शासन नहीं चाहते। अब एक बदलाव होगा जाहिर तौर पर। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने यह अटैक किया है, सुप्रीम लीडर नहीं रहे, परिस्थितियां बदली हैं। इस ऐसे में इस्लामिक संगठन जरूर IRGC के साथ में आएंगे, लेकिन इनकी पूरी जो वॉच कर रहा है वो CIA कर रहा है, इजराइल की टीमें कर रही हैं। जाहिर तौर पर इनको पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी हमला हो रहा है बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब सुप्रीम लीडर ही नहीं रहा, कमान जिसके हाथ में थी, जो मैनेज करता था वही नहीं रहा है, तो आखिर अब बिल्कुल। और देखिए विनोद जी ने भी ये बताया कि कहीं ना कहीं ईरानी सेना का भी मनोबल वहां से टूटा है, लेकिन वो जो बौखलाहट है वो फिलहाल देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजरायली इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन, 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमले, 500 से ज्यादा टारगेट पर एक साथ अटैक किया गया है। तो देखिए ये जो हमले हुए हैं वो प्री प्लान्ड थे और कितनी सटीकता के साथ प्लान थे वो आप इससे समझिए, क्योंकि 200 से ज्यादा फाइटर जेट से हमले किए गए हैं, 500 से ज्यादा टारगेट पर एक साथ अटैक किया गया है। विनोद जी, जिस तरीके से हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ये सब प्लान्ड था, और देखिए वो प्लान कितनी सटीक तरीके से था ये भी सामने आ रहा है, जहां फाइटर जेट्स की इतनी तादाद में संख्या, 500 से ज्यादा टारगेट पर एक साथ अटैक, यानी कि ये जो प्रयास थे या पूरे हमले की जो तैयारी थी वो मुकम्मल की गई थी। देखिए उन्नति, मुझे लगता है कि हमको इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जब कल अटैक हुआ उसके पहले अमेरिकी और इजरायली एजेंसीज ने ये कम से कम असर्टेन कर लिया होगा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, मतलब खamenei साहब, वो प्लस जो उनके और नजदीकी सलाहकार दो, इसके अलावा जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ईरान सपोर्ट कर, टेरर आउटफिट्स जिनको टेरर सपोर्ट करता है, उनके बेसिस, तो जब तक इनको पूरी तरह से वो न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा तब तक वहां पर रिजीम चेंज का जो बात कह रहे हैं कि खamenei या उस मानसिकता के जो लोग वहां हैं वो फिर पनपेंगे और फिर वहां के लिए मुश्किल करेंगे। तो ये सारा कुछ एक साथ किया जा रहा है, और चूंकि अब एक बार शुरू हो गया है तो वो इसको अंत तक अंजाम देंगे, जैसे उन्होंने हमास के साथ किया। हमास को पूरी और तरह कहीं ना कहीं ये हमले की स्क्रिप्ट तभी लिख दी गई थी जब लगातार हमास को सपोर्ट कर रहा था ईरान, और उसके बाद परमाणु समझौते को लेकर जो बात नहीं बनी तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं वो बौखलाहट थी ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।